बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिस डिस्कस करना है। तो उससे पहले हमारे पास दो डेफिनेशन हैं, फाइनाइट डिमेंशनल और इनफाइनाइट डिमेंशनल। ठीक है, ये ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर यूज़ हो रही है इस डेफिनेशन के अंदर ये दोनों टर्म। तो ये एक ही हमने वैसे तो डिस्कस करनी। ठीक है, तो फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस या फाइनाइट डिमेंशनल क्या होता है? वेक्टर स्पेस vector space V is said to be finite dimensional if there is a finite set of vector. There is a finite set of vectors. राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स हो, वो हमारे पास क्या आता है? फाइनाइट डिमेंशनल। और इनफाइनाइट में हमारे पास क्या है? नो सच सेट ऑफ वेक्टर्स, नो सच सेट एग्जिस्ट। राइट, नो सच सेट एग्जिस्ट। तो ये हमारा इसमें यूज़ हो रहा, मैंने कहा चलें ये भी। बस एक्चुअली हमारी जो मेन टॉपिक है आज का वो है बेसिस। ठीक है, तो बेसिस की डेफिनेशन क्या है? बेसिस हमारे पास होता है इफ एस v1 v2 up to so on vn is a set of vectors in a finite dimensional vector space V in a finite dimensional vector space V। राइट स्टूडेंट, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं कि इसमें इन फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस V में से है। देन S इज कॉल्ड, S को हम कब बेसिस कहेंगे? देन S इज कॉल्ड बेसिस। किस वक्त इसको बेसिस कहेंगे? फॉर V के लिए इफ़ ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करे। नंबर 1, S स्पैन्स V हो। ठीक है, S हमारा क्या हो? S जो है वो स्पैन्स V हो। ठीक है, मतलब कि ये V को जनरेट करे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है? जनरेटर होता है। और दूसरा हमारे पास दूसरी कंडीशन ये ऑलरेडी भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, S इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। दो कंडीशनें अगर ये कोई भी हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स इस दो कंडीशन को होल्ड करते हैं तो देन हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या होगा? इनकी बेसिस होंगी। ठीक है, वो जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगी? बेसिस होगी। एक को वो V को स्पैन करे, जनरेट करे, दूसरा जो क्या हो? ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट। और V स्पैन्स में हम उसकी कंसिस्टेंट कंडीशन चेक कर लेते हैं और लीनियर इंडिपेंडेंस में आप उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Rn में एग्जांपल। ठीक है, Rn में हमारे पास क्या होता है? Rn में E1 that is equal to 1 0 up to so on 0। ठीक है, E2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 1 up to so on, ये 0 0 आते जाएंगे। ठीक है, E3 इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 0 up to so on 0। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसका n तक क्या कर सकते हैं?
लिख सकते हैं en तक। ये हमारे पास 0 0 अप टू सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, तो ये Rn में इसकी एग्जांपल है। ठीक है, Rn में जो बेसिस होती हैं ये होती हैं, ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं, स्पैन्स n भी कर रही हैं। ठीक है, Rn भी कर रही हैं। दूसरे अगर इसको R3 में चेक करना हो, ठीक है, इन्हीं को, तो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 के लिए हम इसको आई कह देते हैं, E1 भी कह सकते हैं, दोनों 1 0 एंड 0, इसको J कह दें। ये हमारे पास क्या आ गया 0 1 0, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। ठीक है, ये K हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 एंड 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं हमारे पास किसमें भला R3 में। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। ठीक है, ये R3 में, राइट स्टूडेंट। तो ये एग्जांपल है Rn में। फर्दर जो हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं R3 में, ये स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उनमें ये दोनों कंडीशन बेसिस चेक करते हैं आया कि ये बेसिस हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास आ गई जी एग्जांपल V1, ये हमारे पास है 1 2 एंड 1, और V2 ले लेते हैं हमारे पास 2 एंड 9 एंड 0। उसके बाद हमारे पास है V3, ये हमारे पास है 3 3 एंड 4। ठीक है, तो इसको इनको चेक करना, ये बेसिस हैं हमारे पास फॉर R3 के लिए। ठीक है, तो हमारे पास हम दो इसमें कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो है ना वो वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन लिखने जी। वेक्टर इक्वेशन बिल्कुल आसान है लिखना, C1 V1 C2 V2 C3 V3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया जी इसकी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो प्रूफ दैट लीनियर इंडिपेंडेंट वी मस्ट शो दैट देयर वेक्टर इक्वेशंस। इसको वेक्टर इक्वेशन को हमने लिख ली, अब इसमें हमने दो कंडीशनें अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, अगर ये 0 के होमोजीनियस है। ठीक है, तो होमोजीनियस में हमारे पास क्या होता है जी, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, तो वो हम इसमें कंसिस्टेंट कंडीशन के लिए, दूसरे के लिए हम सपोज कर लेते हैं वी मस्ट शो दैट इसमें वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं फॉर एवरी वेक्टर बी कंसीडर किया हुआ, तो बी हम कंसीडर कर लेते हैं B1 B2 B3। ठीक है, R3 के लिए, ठीक है, R3 के लिए तो हम इसको कह देते हैं इन R3। ठीक है, ये हम कंसीडर कर देते हैं इसकी नॉन होमोजीनियस के लिए। वो होमोजीनियस है दैट इज इक्वल टू 0, तो नॉन होमोजीनियस है B1 B2 B3। ये आप X Y Z भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसको इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास B है तो इसको B वेक्टर लिख लें। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली किसके इक्वल है, B1 B2, ये आगे इस तरह अगर इसको लिखना है तो B1 B2 B2 B3, ये अभी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसका लीनियर सिस्टम, अगर लीनियर सिस्टम इसका लिखना है तो इस करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के हम लिख सकते हैं लीनियर। चलें जी, लिखें इसको। दो वेक्टर 1 एंड 2 हमने लिख ली हैं, तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर गिवन है V1 V2 V3, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। पहला हमारा आ जाएगा C1 2C2 प्लस 3C3 दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2C1 प्लस 9C2 प्लस 3C3 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा C1 है, लेकिन एक हमारे पास वो 0 है। ठीक है,
तो 0 है तो वो हम यहाँ नहीं लिखते उसको, और उसकी जगह छोड़ के यहाँ हम लिख लेते हैं जी 4C3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमने होमोजीनियस के लिए लिख लिया, और एंड में हम लिख लेते हैं जी हमारे पास ये चीज़ C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 दैट इज इक्वल टू B1। ठीक है, 2C1 प्लस 9C2 प्लस 3C3 दैट इज इक्वल टू B2, और C1 और 4C3 दैट इज इक्वल टू B3। राइट स्टूडेंट, ये इसकी हमने क्या लिख लिया, लीनियर सिस्टम लिख लिया। अब जी हमने दो कंडीशन इनकी चेक करनी है। ठीक है, ये कंडीशन तो हमारे पास होती है जी फर्स्ट वाला कि वो स्पैन्स भी हो, एस क्या हो, स्पैन्स भी हो। ठीक है, मीन उसकी हम इसके अंदर क्या चेक करते हैं जी, कंसिस्टेंट चेक करते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कंडीशन इसके अंदर हम चेक करते हैं, तो वो कैसे होता है जी। अब ये होमोजीनियस सिस्टम है ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होमोजीनियस सिस्टम को अगर हम चेक करें, ये अभी जो लिखा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, C3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम दूसरे वाले सिस्टम में, राइट साइड सिस्टम में पुट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी B1 B2 B3, क्योंकि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 0 है, तो वहाँ से हमें मिलेगा C1 किसके इक्वल आ जाएगा, B1 के, और C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, B2 के, एंड C3 हमारे पास क्या आ जाएगा, B3 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, कंसिस्टेंट कंडीशन होती है। ठीक है, अगर तो ये एक सेम आते हैं, ठीक है, तो देन हमें ये क्या, दूसरा भी इसके चेक करने का एक तरीका होता है कि आप उसका क्या कर लें, एचेलन फॉर्म बना लें। अगर एचेलन फॉर्म में रैंक जो आपका एगमेंटेड मैट्रिक्स है और आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो सेम आते हैं, तो देन भी हम कहते हैं कि सिस्टम हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। दूसरा ये है कि इनको आपस में पुट करके C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लें, वो क्योंकि होमोजीनियस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0, तो वो राइट साइड पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 B2 B3, वो भी 0 0, तो C1 इज इक्वल टू B1, C2 इज इक्वल टू B2, C3 इज इक्वल टू B3। तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम क्या है हमारे पास, इज कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, फॉर ऑल भी लिखना हो तो ये आ जाएगा B1 B2 एंड B3 के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरे में बिल्कुल सिंपल है। दूसरे में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, उसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, मैट्रिक्स लिखते हैं, ए, इसका मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों के ही कोएफिशिएंट क्या हैं हमारे पास, सेम है, 1 2 3, और नेक्स्ट हमारे पास 2 9 3 और 1 0 एंड 4। ठीक है, तो इसका हम क्या चेक करते हैं जी, डिटर्मिनेंट। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आता है जी -1। ठीक है, तो ये -1 है, तो डिटर्मिनेंट इज़ जो है इसका वो नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास वेक्टर्स, ये थस हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास दीज वेक्टर्स आर लीनियरली। तो ये था स्टूडेंट्स बेसिस। ठीक है, तो अगर तो ये दो कंडीशनें होल्ड कर जाएं तो हमारे जो वेक्टर हैं हम उनको कह देंगे कि जो हमारा V1 V2 V3 ये हमारे क्या हैं, बेसिस हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट।